हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स की एक छोटी सी ब्रांच जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइप के आप मोशन देखेंगे, ठीक है, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, ये सब कुछ किस में पढ़ा जाता है? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स जो है 11th का बेस होता है। आप जेई जाएंगे, नीट जाएंगे, सब में इसके क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं किसको? काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स है मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स। और मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स खुद फिजिक्स का ब्रांच है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ, किसको डील करता है? मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण, न कि थर्मल के कारण, ठीक है, न कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, सिर्फ फोर्स के कारण। फोर्स के कारण जो भी मोशन होगा, फोर्स के कारण जो भी मोशन, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटी फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, एनी फोर्स, कोई भी फोर्स लगाने पर बॉडी में जो भी मोशन क्रिएट होता है, वो सब कुछ हम मैकेनिक्स में देखेंगे, ठीक है। उसमें हम मैकेनिक्स में ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे आपने ट्रस देखा होगा, ट्रस होता है, बिजली के जो खंभे होते हैं, वो सब कुछ इसी मैकेनिक्स से ही स्ट्रक्चरिंग की जाती है उसकी। समझ में आएगा? वो बिजली के खंभे जो खेतों में बड़े बड़े से होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, ठीक। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये कितने टाइप का होता है? इसके कितने ब्रांच होते हैं? दो ब्रांच। कौन कौन से? एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या? स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट फोर्स इज इक्विलिब्रियम। फोर्स इज इक्विलिब्रियम, इस शब्द का मतलब समझो। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये क्या होता है इक्विलिब्रियम? मतलब इस जगह पे कहने का मतलब है वेक्टर सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर कहेंगे ऑल फोर्स सम, ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी, जस्ट लाइक आप टेबल पे बैठे हैं, तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आप पे लगने वाला जितने भी फोर्स हैं वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका नेट जो है वो जीरो है। तभी आप स्टैटिक कंडीशन में है, नहीं तो आप मोशन कंडीशन में हो जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक क्या हो गया? फोर्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक का मतलब रेस्ट नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड इक्वल वेलोसिटी से मूव। अगर कोई बॉडी है वो इक्वल वेलोसिटी से मूव हो रही है, एकदम इक्वल वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसके भी स्टैटिक है वो। उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज देखने, हालांकि पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। उस समय भी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। वो भी उस समय भी वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? डायनेमिक की। हमने पढ़ा स्टैटिक को और समझा स्टैटिक, स्टैटिक क्या था। अब हम पढ़ेंगे किसको? डायनेमिक को। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट। हमने देखा कि जो स्टैटिक है, स्टैटिक में कोई चेंजेस, उसके स्टेट में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक पोजीशन में चेंज नहीं मिलेगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो वो स्टैटिक कंडीशन हो गई। लेकिन डायनेमिक कंडीशन कहता है कि नहीं, हमें अब किसकी बात करेंगे? चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई। इसका वेलोसिटी यहाँ v1 था और इसकी वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। ये x1 है और ये x2 है, ठीक। तो इसके पोजीशन में भी चेंज देखने को मिला और वेलोसिटी के भी चेंज देखने को मिला, ठीक है। ये इसी में डायनेमिक में ही आप देखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। इसके दो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, जो हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स।
क्या क्या है इसके क्लासिफिकेशन, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। समझे बात को। डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में होगा कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब एफ नेट, समझो एफ नेट जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। मतलब जैसे कि एक बॉडी है, इस पे मान लीजिए कि एक F1 फोर्स है, ये फोर्स इधर लग रहा है, वेट है इसका, और ये इसके कारण एन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको आप कहते हैं, और ये एक फोर्स है F2 है। ठीक, तो देखिए इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये W इजकल टू एन है, तो जो y डायरेक्शन है एफ वाई नेट वो तो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि W इजकल टू क्या होता है, n हो गया। ठीक, लेकिन जो x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन का जो है उसका जब F1 माइनस F2 होगा, F1 दोनों एक डायरेक्शन अपोजिट है तो F1 माइनस F2 लिखेंगे। अब ये अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो स्टैटिक कंडीशन, ये अगर जीरो नहीं होती है तो डायनेमिक कंडीशन। अब यहाँ पे अगर जीरो नहीं है तो आप कह सकते हैं कि नेट नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात, फिर से देखते हैं एक बार अच्छे से और समझते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो ध्यान से। ठीक, इस पे एक फोर्स लग रहा F1, इस पे इसका वेट है डाउनवर्ड की तरफ W, इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये सरफेस पे है तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक, इस पे एक मान लीजिए एक फोर्स लग रहा F2 और एक और फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो Fy है वो नेट क्या होगा W, और W डाउनवर्ड है तो इसको अपवर्ड ले लीजिए, तो इसको माइनस ले लीजिए। एक अगर डाउनवर्ड आपने प्लस लिया है तो अपवर्ड क्या लेंगे, माइनस लेंगे। उसी तरह आपने अगर इस साइड को पॉजिटिव लिया, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसको निगेटिव कंसीडर कर लेंगे इस डायरेक्शन को। समझ में आई बात, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को निगेटिव, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक, अब देखिए एफ वाई इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है, या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वेट के बराबर होती है। ठीक, अब बात करते हैं F1 की। अब अगर देखो इस केस में अगर हम डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक की बात करेंगे तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2 होगा, जिसकी वजह से जो x डायरेक्शन का नेट फोर्स है, जो x डायरेक्शन का नेट फोर्स है वो नॉट जीरो होगा। और यही अगर स्टैटिक की बात कर रहे थे, यही अगर स्टैटिक की हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले में, हाँ स्टैटिक की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या F नेट x डायरेक्शन का भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, समझ में आई बात। स्टैटिक में क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2, जिसकी वजह से Fx नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक में आपको देखने को जीरो नहीं मिलता है, ये डायनेमिक की कंडीशन है, ये स्टैटिक की कंडीशन है। आप लोगों को समझ में आई। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक एकदम जीरो से समझेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे डील होती हैं। मतलब नेट फोर्स उसमें इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमें एक चीज़ याद रखना है, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा, लेकिन सब एक दूसरे को क्या करते रहे, कैंसिल आउट करते रहे। समझ में आई बात, वो किसी भी डायरेक्शन से लग सकते हैं। अब आते हैं हम इसके टाइप पे या इसके क्लासिफिकेशन पे, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की बात करें। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। देखिए हमने जब मैकेनिक्स की बात की तो मैकेनिक्स में किसकी बात की थी, फोर्स की बात की थी। किसकी बात की थी, फोर्स की बात की थी। तो फोर्स जो है, फोर्स जब आएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो ये कॉज कि कौन सा फोर्स है, कैसे आया फोर्स, कितना आया फोर्स,
ये कब बात करेंगे तो कॉजेस की बात करेंगे। कॉजेस क्या कहलाएगा कि फोर्स कितना है, कहाँ से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न हुआ फोर्स है, किसी इंजन के द्वारा उत्पन्न हुआ फोर्स है, कोई भी फोर्स हो सकता है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट, बाहरी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये कॉजेस होगा। और एक होगा इसका इफेक्ट, कि सर ऐसा है कि कॉज तो ठीक है, फोर्स लगाने के बाद मान लो कहीं से भी फोर्स लग गया, ठीक, कहीं से भी फोर्स लग गया तो बॉडी में उसका क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो इफेक्ट। तो जो काइनेमेटिक्स है ये ओनली किसको डील करती है, इफेक्ट को। काइनेमेटिक्स किसको डील करती है, इफेक्ट को। काइनेमेटिक्स किसको डील करती है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को, कॉजेस पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने काइनेमेटिक्स इक्वेशन देखी होगी, क्या देखी होगी कि v इजकल टू, ये इक्वेशन देखी है ऐसा कभी नाइन्थ में, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एंड ऐसा x इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एंड ये देखा होगा 2ax इजकल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में। इस यही काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है। देखिए इसमें कहीं भी फोर्स आ रहा क्या, फोर्स आ रहा क्या, नहीं आ रहा। कहीं मास आ रहा क्या, कहीं ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो उसका मास दिया होता है, अब मास का आप यूज करके एक्सेलरेशन निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो काइनेमेटिक्स जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप फोर्स की बात नहीं करेंगे, बॉडी के मास की बात या वेट की बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात। तो काइनेमेटिक्स किसको डील करता है, विदाउट टेकिंग, मतलब उसके कॉजेस की बात नहीं करेगा, मतलब कहाँ से ये फोर्स आ रहा है, उसका वेट के कारण कितना फोर्स डेवलप होगा, ये सब पे बात नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके बात करेगा, फोर्स आ गया, इफेक्ट हो गया। मान लो किसी ने धक्का लगा दिया, कितना लगाया, कौन लगाया, इससे नहीं मतलब है, धक्का लगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, अब वो एक्सेलरेशन को ही डील करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, वेलोसिटी के चेंज देखने के, पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। किसकी किसकी बात करेंगे इसमें, काइनेमेटिक्स में। देखिए हम क्या क्या बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। अब इसमें वेलोसिटी में भी कई टाइप के आएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आएंगे, ये सब कुछ होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। उसके बाद हम और किसकी बात कर सकते हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे, मोशन की टाइप की बात करेंगे। मोशन के टाइप जैसे कि आप देखेंगे, सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी आप कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में गति, रेक्टिलिनियर मोशन भी आप कहीं कहीं किताबों में देखेंगे और कह सकते हैं, ठीक है। तो किसकी किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, स्पीड की, एक्सेलरेशन की, मोशन की, और भी कुछ चीजें हैं, बट मास की बात नहीं करेंगे। और किसकी बात नहीं करेंगे, फोर्स की बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है काइनेटिक्स। तो ये हुआ कि भाई काइनेमेटिक्स तो पढ़े, काइनेमेटिक्स पढ़े तो फोर्स तो पढ़े नहीं, मास तो पढ़े नहीं, इनर्शिया तो पढ़े नहीं, तब क्या आएगा, तब आएगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो कहता है वो कहेगा कि नहीं, हम मास की भी बात करेंगे और फोर्स की भी बात करेंगे। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विच रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ फोर्स कॉजिंग द मोशन एंड द मास दैट इज मूव्ड, ठीक है। काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, क्या, किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करना, ठीक है, कि उसके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और किस कारण हो रहे हैं, उसके वेट के कारण हो रहा, उस पर लगने वाले
फोर्स के कारण हो रहा उन फोर्सों का भी स्टडी आप काइनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो किसको डील करता है ये, कॉजेस को भी डील करता है। अब आते हैं बारी हमारे, ठीक है, हमने बेसिक समझा, क्या पढ़ा समझा, मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स की ब्रांचेस पढ़ी, स्टैटिक्स डायनेमिक, स्टैटिक में देखा कि फोर्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए, डायनेमिक में देखा कि फोर्स का इक्विलिब्रियम होना मतलब नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। उसके बाद उसकी हम ब्रांचेस पढ़ी कौन कौन थी, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप। काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स होता है जिसमें फोर्स की भी स्टडी की जाती है, कॉजेस की भी बात की जाती है। काइनेमेटिक्स में होता है कि कोई भी हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है ये मानने की बात होती है कि किसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, कभी कभी जहाज, बड़ा सा जहाज होता है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि आप बहुत छोटे हैं और जहाज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो और जहाज को भी छोटा समझ रहे हो। कभी कभी ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट एकदम छोटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बताइए ट्रेन इतनी लंबी होती है, आपसे लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। कभी कभी चीज़ों को नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जब बॉल होता है, क्रिकेट आप जब फेंकते हैं तो बॉल जब फेंकी जाती है अलोंग द पिच, पिच पे अगर फेंकी जा रही है तो वो तो पॉइंट, मान लो ये पिच है, ये क्या है आपकी पिच है, यहाँ से बॉलर बॉल को फेंका और यहाँ तक जा रही है बॉल, ठीक। तो इस समय इस मोशन के लिए, ये वाली मोशन के लिए यहाँ से यहाँ जा रही है तो बॉल क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब बॉल स्पिन कर रही है और स्पिन करेगी, मान लीजिए कि बॉल यहाँ जा रही थी और यहाँ ना जाके ये पाथ को यहाँ से यहाँ घूम गई, ठीक, यहाँ जाने की बजाय यहाँ घूम गई। अब ये जो एंगल आया ये 1 डिग्री आया या 2 डिग्री आया, इससे ज़्यादा स्पिन नहीं होती हैं बॉलें, 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा स्पिन नहीं होती है। अब ये जो एंगुलर चेंज आया, इस चेंज के लिए क्या बॉल को पॉइंट एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, तो नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों, क्योंकि बॉल की एटलीस्ट क्रिकेट बॉल की इतनी साइज होती है कि वो 10 डिग्री का अंतर, अगर 10 डिग्री या 15 डिग्री के ज़्यादा हो तब आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री या 1 डिग्री के लिए आप बॉल को पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये जेई का क्वेश्चन भी था, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या है, बहुत छोटा सा गैप होता है, इसके लिए आप पॉइंट, तो बात आती है कि किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाए और किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाए। आइए इसको हम बहुत आराम से समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन है, आइए देखते हैं। ये समझ लीजिए आपका रांची शहर है या रांची स्टेशन, और ये है आपकी न्यू दिल्ली एनडी, ठीक। अब ये कुछ 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर, ठीक। अब जो ट्रेन है यहाँ पे है, ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो अप्रोक्स 800 मीटर है, 800 मीटर है। देखिए अगर आप अपने कंपेयर में ट्रेन को लेने जाएंगे तो ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते अपनी इसकी तुलना में, ठीक है, क्योंकि ट्रेन आपसे बहुत बड़ी है, ठीक। लेकिन जब ट्रेन को और इस पाथ को, जो इसका ये पाथ है, ठीक है, रांची टू न्यू दिल्ली का, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो जो इसकी जर्नी है, जो इसका पाथ है वो बहुत बड़ा है, क्या है, 1200 किलोमीटर में है, और ये तो सिर्फ मीटर में है। अगर इसको मीटर में हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 इंटू में 1000, आप समझ जाइए कितना हो जाएगा, 12 पे 50, कितने, 50 मीटर, ठीक है। कुछ 12 लाख मीटर, 12 लाख मीटर ये है, ये 800 मीटर है, तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिला, मिला कि नहीं मिला आपको, समझो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू ट्रेन, तब यहाँ पर ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आई बात। ट्रेन को कब कंसीडर करते हैं, जब उसकी डिस्टेंस या वो जिस भी जर्नी पे जा रही है या जो भी वो पाथ को फॉलो कर रही है, वो पाथ उसकी लेंथ से, उस बॉडी के जो हाइट बॉडी लेंथ है
उसकी साइज से बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आप उसको पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि जहाज है, जहाज कहाँ उड़ता है? हवा में, आकाश में। तो जहाज तो बहुत बड़ा होता है, आप जहाज के सामने कभी खड़े होंगे आप, बहुत छोटे हैं। लेकिन जब जहाज हवा में उड़ता है, मान लीजिए दुबई से मुंबई आ रहा है, ठीक है, या दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है, तो दिल्ली से न्यूयॉर्क की डिस्टेंस, अब मान लीजिए दिल्ली कुछ इंडिया का है तो नहीं, मान लीजिए यहाँ एक शहर है और एक यहाँ शहर है, यहाँ से यहाँ जो है एयरलाइन जा रही है, ठीक। तो अब ये दूरी तो बहुत दूर होता है, 5000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर के राउंड अप होती है, और जहाज ये है। तो इस कंपेयर में, मतलब जो जहाज पाथ फॉलो कर रही है उसके कंपेयर में जहाज की साइज क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह शिप की बात कर सकते हैं आप। सी में वो जाता है, एक सी से दूसरे सी में, मान लीजिए कि क्या इंडियन ओशन है, किस में जाएगा, पैसिफिक ओशन में जा रहा है। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन बहुत बड़े हैं इन कंपेयर टू सी की तुलना में, तो हम सी को भी उस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह कार की बात करें तो कार भी क्या होती है, सड़क पे चलती है, सड़क कार से बहुत बड़ी होती है, तो इसको भी हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो नीट में या जेई में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके। तो आप अच्छे से समझ गए हैं आई थिंक कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर किया जा सकता है, किसको नहीं कंसीडर किया जा सकता है, ठीक। अब जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट हो रही है किसके अराउंड अब, सन के अराउंड अब। अर्थ बहुत बड़ी है आप देख रहे हैं, लेकिन जिस पाथ को वो फॉलो कर रही है ड्यूरिंग द रोटेशन, जिस पाथ को वो फॉलो कर रही है वो पाथ अर्थ से बहुत गुना बड़ा है, जिसके कारण अर्थ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो अर्थ है वो आपके सोलर सिस्टम में कितना परसेंट का मायने रखती है? एक्चुअली में 1% भी नहीं, ठीक है। अगर आपका ये सोलर सिस्टम है पूरा, ठीक, तो इसमें इतना भाग तो समझ लीजिए अकेला सन है, और अप्रोक्स 97 to 98% जो होता है अप्रोक्स सन होता है, ठीक। और 2% में बाकी सब प्लेनेट, उसी में जुपिटर आ जाएंगे, उसी में सारे के सारे, ठीक। और फिर उसके बाद आपका अर्थ तो बहुत छोटा होता है। जब आप स्पेस में बाहर, सोलर सिस्टम से बाहर निकल के अपने अर्थ को ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं जल्दी आपको, ठीक है। इसीलिए जितनी भी वैज्ञानिक आज तक जो भी शोध करने जाते हैं स्पेस में, वो क्या करते हैं, वो अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलते नहीं हैं। ऐसा ना हो कि गैलेक्सी से हम बाहर निकल के बहुत दूर चले जाए और वापस अपनी गैलेक्सी में ही ना आ पाए, ठीक है। तो गैलेक्सी से बाहर अभी तक नहीं गया गया। ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब हम बात करेंगे किसकी, हमने पढ़ लिया काइनेमेटिक्स की, हमने पढ़ लिया मैकेनिक्स, हमने पढ़ लिया काइनेटिक्स क्या होता है, सबका ब्रीफ नॉलेज हमने लिया। उसके बाद हमने किसकी बात की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की। अब हम बात करेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है पोजीशन, क्या होता है पाथ लेंथ, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और जेड। मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ साफ साफ। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पोजीशन है, मान लीजिए जेड को हटा देते हैं, अभी क्या करते हैं हम, एक्स और वाई को ही कंसिडर करते हैं, ठीक। तो ये भी एक जीरो हटा लो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन सा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये इस पॉइंट पी है, ये समझ लो पॉइंट पी की इनिशियल पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन इनिशियल क्या हो गई, x1 एंड y1, ठीक। उसी तरह ये x2 एंड y2, थर्ड आ गई x3 एंड y3, ठीक। ये p है, ये p डैश है, ये p डबल डैश है, समझिए ये इसकी पोजीशन है, ये इस पॉइंट की पोजीशन है, और ये इस पॉइंट की पोजीशन है। फिर से देख लो, ये P1, ये P2 और ये P डैश, ये P डैश और P डबल डैश, या P2 ले लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है पोजीशन, ये है पोजीशन, ठीक।
ये x1 y1 ये पोजीशन है, ये x2 y2 ये पोजीशन है, ये x3 y3 पोजीशन है। पाथ लेंथ क्या हो गया, जहां से मान लो वो ऐसे गया, कहाँ गया, ऐसे, तो ये इसका पाथ लेंथ। मान लीजिए ये गया P से, कहाँ से जा रहा, P1 से P2 जा रहा है, और P2 से P3 जा रहा है, ये वाला पाथ, ये जो ग्रीन वाला पाथ है, दिख रहा, ये जो ग्रीन वाला पाथ है, ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला पाथ है, ये जो है इसकी पाथ लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, पाथ लेंथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पाथ लेंथ क्या है, कोई भी, जैसे कि आप ट्रेवल किए, मान लीजिए यहाँ से आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, तो आप कैसे गए, यहाँ से गया गए, या पटना, कोई कहेगा कि मैं गया होके जाऊँगा, कोई कहेगा मैं पटना होके जाऊँगा, कोई कहेगा नहीं भाई मैं ये शहर घूमते हुए जाऊँगा, ठीक है। कोई बीस का शहर, कोई बोकारो रुकेगा घूम के जाएगा, कोई गया गोमो कहीं भी रुक के कहीं से भी घूम के जा सकता है, कोई गोरखपुर घूमने चला जाए, कोई काशी घूम के चला जाए। तो वो जैसे जैसे, मान लीजिए चंगू जो है स्टार्ट करता है, एक चंगू है, यहाँ से स्टार्ट किया, उसने गया सबसे पहले अपने दोस्त के पास, फिर गया अपने मामा के घर, और फिर गया अपने सेकंड दोस्त के पास, और फिर आया घर। तो ये इसकी पाथ लेंथ हो गई। ये A1 A B और ये C और ये D। तो पाथ लेंथ क्या हो गई, A प्लस B प्लस C प्लस D। समझ में आई बात, सबका सम, सबका सम ही पाथ लेंथ हो गया। जैसे जैसे वो ट्रेवल किया है वैसे वैसे ऐड करते जाना है, सिर्फ ऐड करना है, नो निगेटिव। ये होता है पाथ लेंथ। समझ में आ गई बात, पाथ लेंथ क्या होता है, समझ में आया। क्या करेंगे, जितना भी, जो भी वो ट्रेवल किया है उसको टू द पॉइंट फॉलो करें और ऐड करते जाएं, ये होता है पाथ लेंथ। पोजीशन क्या होता है, समझ में आई, कि इस पॉइंट से अभी क्या दूरी है। मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकले, ठीक है, 5-6 घंटे से आप घर से बाहर हैं, तब आपके पापा ने फोन किया, कि फोन किया, पूछा बोलो कहाँ पर हो आप, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं घर से 3 किलोमीटर दूर हूँ, 3 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक। ये मान लीजिए 3 किलोमीटर, तो ये आपकी 3 किलोमीटर, आपका घर क्या है, मान लीजिए ओरिजिन है, ये आपका होम है, क्या है, होम, और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस। अब आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैं 3 किलोमीटर दूर हूँ, तो ये हो गई पोजीशन की बात, कि एट अ टाइम आपका क्या पोजीशन है, ठीक है, टू द ओरिजिन से, ठीक। और पाथ लेंथ क्या कहता है, कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जितने भी रास्ते आपने चले हैं, जितने भी रास्ते आपने ट्रेवल किए, उन सबको ऐड कर दीजिए, वही उसका पाथ लेंथ हो गया, ठीक। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। देखो, डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, केस 1 ले लेते हैं, ये बॉडी है A, यहां पर गया B, ठीक। यहां से चंगू, ये होम, ये मान लीजिए एक हाउस है, होम है इसका, किसका, चंगू का, और ये इसका क्या है, मार्केट, B क्या है, मार्केट, और इसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो यहां से चंगू निकला, कौन, चंगू, और यहां पहुंचा। तो इस केस में पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ 5 किलोमीटर ही होगा, 5 किलोमीटर ही होगा, क्यों, ए से बी की दूरी, ए टू बी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पाथ लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन, देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले समझो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, क्या, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेड लेंथ को कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक टर्म में क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और अगर इन जनरल टर्म में बात करेंगे तो जो शॉर्टेड लेंथ होगी, जो शॉर्टेड लेंथ होगी वो होगी क्या, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखे थे, ये यहां ध्यान से देखिए,
आपने देखा था ये वाली पाथ लेंथ है, ये ग्रीन वाली, ठीक। लेकिन जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। ये 3, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 3 जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, ये फाइनल 3 पे फाइनल था और ये इनिशियल था, तो फाइनल और इनिशियल के बीच का सॉर्टेड लेंथ, फाइनल और इनिशियल के बीच की सॉर्टेड लेंथ ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और ये यूनिक होगी, ये नहीं कि ये अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे जोड़ के आ जाए, ये सॉर्टेड लेंथ है क्या, नहीं, कोई ऐसा नहीं जोड़ के आ सकता, ये भी क्या सॉर्टेड लेंथ है, कोई ऐसे नहीं आ सकता, ये भी सॉर्टेड लेंथ नहीं है। सॉर्टेड लेंथ तो सिर्फ यही है, सॉर्टेड लेंथ तो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो जो सबसे सॉर्टेड लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। हमेशा ये यूनिक होगा, ठीक है। मान लीजिए एक शहर है ए और एक शहर है बी, उनके बीच का सॉर्टेड लेंथ। अब इस जगह पे देखिए, इस केस में क्या है, इस केस में ए से बी का जो सॉर्टेड लेंथ है वो यही है, 5 किलोमीटर, ठीक। लेकिन ऐसे बहुत केस आएंगे जिसमें ये चीज नहीं देखने को मिलेगा। समझिए बात को, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। केस 2 देखते हैं। समझिए, केस 2 की बात करते हैं। देखिए, एक मान लीजिए ये हमारा ए है, मान लीजिए ये हाउस है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से ए टू बी की डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर थी, वो 5 किलोमीटर है। चंगू चला, ठीक, यहाँ पे है चंगू, कौन, चंगू। चंगू यहाँ से ऐसे जा रहा है बी पर और फिर वापस आ रहा है सी पर, समझिए। और ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 किलोमीटर और ये भी डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, ठीक है। जस्ट मिडिल है सी, ठीक है। यहाँ से ये चंगू का पाथ है, ठीक। तो पाथ लेंथ यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा, पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होंगे, पाथ लेंथ डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसकी बात भी करेंगे कि इसकी क्या मतलब, इस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कौन सी चीज है, इसकी डेफिनेशन भी हम आपको लिखाएंगे, सब कुछ बात होगी, ठीक है। अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जस्ट चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक। हम जब इसको चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, हम उसके साथ साथ आपको डेफिनेशन भी इसकी, और ये स्केलर क्वांटिटी है क्या, इसकी यूनिट होता है, कैसे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सब कुछ बात करेंगे, ठीक। पाथ लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 A to B गया, वो क्या गया, ए से बी गया पहले, तो फिर बी से सी गया, तो ये दूरी कितनी थी, ये 5 किलोमीटर थी। ये दूरी भाई साहब वापस आया उससे नहीं मतलब है, चला कितना, 2.5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। टोटल कितना चला, 7.5 किलोमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तब देखिए, अब ये है फाइनल, ये क्या है फाइनल, और ये है इनिशियल, ये है फाइनल, इनके बीच का सॉर्टेड लेंथ ये है सॉर्टेड लेंथ, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट 2.5 किलोमीटर ले सकते हैं, या फिर मैथमेटिक टर्म में इसको क्या लिखते हैं, 5 माइनस 2.5, क्यों, क्योंकि पहले वो 5 गया और फिर वो 2.5 रिटर्न आया, तो इस डायरेक्शन को जो रिटर्न आया है इसको हम क्या लेंगे, इसको हम निगेटिव ले लेते हैं, और जाने वाले को अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात, कि रिटर्न को क्या लेंगे, रिटर्न को हम डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव ले लेंगे। उसी तरह हमने सीखा कि देखो
पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव तो होता है, साथ साथ निगेटिव भी होता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बट पाथ लेंथ ऐसा नहीं है, पाथ लेंथ या ओनली और ओनली पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक, केस 3 एक देख लेते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक धावक है, रनिंग करने वाला। सुबह सुबह आप जाएंगे ना, कहाँ पर, गार्डन में, किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पे, स्टेडियम में, तो आपको रनिंग का ग्राउंड मिलेगा। ठीक, अब उन्होंने क्या लगाया, 2.5 सर्कल, 2.5 सर्कल जो है उसने मूव किया। यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए से स्टार्ट किया और एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर दो स्टार्ट किया, फिर दूसरा कंप्लीट किया और फिर तीसरा कंप्लीट किया, यहाँ पहुँच गया। ये बी, ए से स्टार्ट हुआ और 2.5 सर्कल मतलब 2.5 बार चक्कर मारने के बाद, 2 कंप्लीट और एक आधा, ठीक है, पूरा करने के बाद वो कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो भाई साहब बताइए कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। हम बात करेंगे किसकी, पाथ लेंथ की। पहला हम पाथ लेंथ की बात करेंगे, पाथ लेंथ की बात करेंगे। अब मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, आर। तो देखिए यहां से ए से फिर वापस ए गया, क्या लिखेंगे हम, ए से फिर ए गया। भाई साहब एक बार में मैं ही पेट भरा उनका, दोबारा भी गए, आपसे काम ज़्यादा करवा रहे हैं, फिर तिबारा वो ए से कहाँ गए, बी पर गए। देखो ये एक चक्कर, ये एक चक्कर और ये आधा वाला चक्कर। ठीक, दिखा, ए से ए एक चक्कर, फिर ए से ए एक चक्कर, फिर ये आधा वाला चक्कर। ठीक, अब देखिए ए से ए की दूरी क्या होती है, सर्कल में ए से ए की जो दूरी होती है वो 2 पाई आर, जिसको आप सरकमफरेंस या परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस या पेरीमीटर, क्या कहेंगे, पेरीमीटर। और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है P इजकल टू 2 पाई आर। क्या होता है, P इजकल टू 2 पाई आर। समझ में आई बात, P इजकल टू 2 पाई आर। ठीक, तो ये डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये आर था तो प्लस 2 पाई आर प्लस, अब जा जब टोटल यहां से यहां तक का 2 पाई आर है तो आधा वाला कितना होगा भैया, तो आधा वाला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे में 2। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 और 1 5, 5 पाई आर। कितनी वैल्यू आएगी, 5 पाई आर। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि नहीं, ऐसा है जहां जहां गए हो उससे हमें नहीं लेना देना, हमें फाइनल पोजीशन बताओ। तो ऐसा है कि फाइनल पोजीशन तो साहब ये है बी, और इनिशियल पोजीशन बताओ, इनिशियल पोजीशन हमारा ये है, तो ये है फाइनल और ये है इनिशियल। अब इनके बीच का शॉर्टेड लेंथ, ऐसा नहीं है कि जिस पास से तुम दौड़े हो उसी पास से हम गिनेंगे ना, हमें तो शॉर्टेड लेंथ से मतलब है, दोनों के बीच की सबसे कम वाली दूरी से मतलब है। तो सबसे कम वाली दूरी भाई साहब ये रही, कौन सी, ये। तो ये जब आर है तो ये भी आर है, तो ये भी आर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 आर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 आर हो जाएगा। अब देखिए हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है कि जो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ
ट्रेवल को बात करता है, मतलब जैसे जैसे आप घूमे हो, जैसे जैसे आप गए हो, सबको, मतलब उसमें कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव होगा ही नहीं, तो वो डायरेक्शन बेस्ड नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी, कोई डायरेक्शन का बात नहीं किया जाएगा, किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं कही जाएगी। वो जो होती है उन क्वांटिटियों को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या किया जाए, जिनको में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और सिर्फ यही दो नहीं, वेक्टर के लॉ हैं उनको भी फॉलो करनी चाहिए, तो वो क्वांटिटी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने देखा, यहाँ पर देखिए, इसमें हमने देखा, इसमें वापस आने को हमने निगेटिव लिया है, यानी कि डायरेक्शन मायने रखता है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के टाइम डायरेक्शन का मायने रखता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, मान लो कि ये आपका एक्सवाइज सिस्टम है। अब एक पार्टिकल है जो P पॉइंट से चलता है या A पॉइंट से चलता है और B पर जाता है। A से B गया कितना, 12 मीटर, ठीक। और B से C गया, ये है C पॉइंट, और ये है कितना, 7, 5 ले लो आप, क्या ले लो, 5, 5 5 मीटर, क्या ले लिया, 5 मीटर। अब बताइए सर, ए से सी जाने पर, ए से सी जाने पर हमारा पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ क्या होगा। तो सर ऐसा है कि पाथ लेंथ जो है, पहले ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक। तो ये कितना गया, ये 12 मीटर चला, और ये कितना चला, तो ये 5 मीटर चला। तो 12 और प्लस 5, 12 प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा, 17 मीटर, ये हो गया। लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन तो ये रही, इनिशियल पोजीशन ये रही, इनके बीच का शॉर्टेड लेंथ ये वाला। अब आप देखिए, ये है शॉर्टेड लेंथ, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, तो आपने पाइथागोरियस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरियस प्रमेय में ये क्या है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल पाइथागोरियस प्रमेय में क्या होता है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आप कैसे लगाओगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही तो AC होगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 144 इज 961। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 मीटर, कितना आ जाएगा, 13 मीटर। तो ये हो जाएगा 13 मीटर ड्यू टू पाइथागोरियस। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन देखिए, इनिशियल पोजीशन देखिए, अगर वो राइट एंगल बनता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर वो सर्कुलर है तो आप सर्कल के हिसाब से देख सकते हैं। तो ड्यू टू डायग्राम भी डिपेंड करता है। मैथमेटिकली टर्म में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली टर्म में अगर आप लिखने जाएंगे तो लिखेंगे क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बच्चों क्या क्या, मैकेनिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा
कि मैकेनिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी, स्टैटिक पढ़ा और डायनेमिक पढ़ा। स्टैटिक में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि स्टैटिक किसकी बात करता है, इक्विलिब्रियम की। और डायनेमिक में क्या क्या बातें होती है, डायनेमिक बात करता है किसकी, काइनेटिक्स की और काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या देखा कि काइनेमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करता है, कॉसेस की बात नहीं करता। उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया। काइनेमेटिक्स में हमने देखा क्या कि सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्टेंस का पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू बॉस।